वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार आचार्य है। मैं राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में वनस्पति शास्त्र विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा यह वीडियो लेक्चर बीएससी पार्ट सेकेंड के सेकंड पेपर एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इकोनॉमिक बॉटनी से संबंधित है। आज हम सबसे पहले इसी पेपर की यानी सेकंड पेपर की यूनिट नंबर पहली यानी फर्स्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ के बारे में बताया गया है या पूछा गया है। तो सबसे पहले टिश्यू आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ के बारे में जानने से पहले कुछ बिल्कुल ही बेसिकल स्तर की कुछ डेफिनेशंस होती है, उसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। सबसे पहले तो आता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की आंतरिक संरचना एवं ऊतकों के वितरण का अध्ययन किया जाता है उसे पादप शारीरिकी यानी प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि यदि प्लांट एनाटॉमी की यानी पादप शारीरिकी की परिभाषा क्या है, तो मैंने अभी आपको बताई है, वो बहुत ही सिंपल है। दूसरी परिभाषा आती है कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य एक समान हो, उन्हें ऊतक कहते हैं। तीसरी परिभाषा आती है कोशिकाओं की वह शाखा जिसमें इन ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। एन ग्रू ने सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किया तथा इन्हें ही फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। प्राय ये प्रश्न आता है कि फादर ऑफ एनाटॉमी का नाम लिखिए, या कभी कभी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछ लेते हैं फादर ऑफ एनाटॉमी है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें से एक आप लोगों को एन ग्रू को टिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं या यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसमें इस प्रश्न को थोड़ा घुमा करके पूछ लिया जाता है कि इंडियन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ए चौधरी तथा प्रोफेसर वी पुरी को कहा जाता है। तो ये 3 या 4 डेफिनेशन है, वो बहुत ही सिंपल है। बहुत ही आप लोगों ने जब से साइंस ली है उस समय से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वापस इसकी रिकॉल करा देता हूँ। बहुत ही सिंपल। अब आते हैं ऊतकों पर कि टाइप ऑफ टिश्यूज़, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। कि ओरिजिन के आधार पर ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऊतक होता है विभज्योतकीय ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू, और तीसरा होता है विशिष्ट ऊतक यानी स्पेशल ऊतक। यानी मुख्य तौर पर कहा जा सकता है कि प्लांट बॉडी में 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक, सेकंड परमानेंट एंड थर्ड स्पेशल। अब एक एक करके वापस इनको शुरू कर लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को ये ज्ञात करना आवश्यक है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला कि विभज्योतक शब्द है वो नेगली ने प्रतिपादित किया था। विभज्योतकीय यानी मेरिस्टेमेटिक प्रकार के टिश्यू प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के प्राय शीर्ष यानी प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसके टिप पर पाए जाते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हुआ प्लांट का, कि या तो रूट हुई या स्टेम हुआ, ठीक है, नॉट इन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के टिप भाग पर पाए जाएंगे। इस प्रकार के ऊतक के अंतर्गत आने वाली कोशिकाओं के समूह में लगातार विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है। यानी क्या कहना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होगा उसके अंतर्गत जो भी सेल्स आएगी या ग्रुप ऑफ सेल्स होगा उसमें एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि वो लगातार विभाजित होने की क्षमता रखेगी। यानी ऐसा नहीं है कि अब उसमें विभाजन होने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। अगर किसी भी सेल में विभाजित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात क्या आती है, इनकी कोशिकाएं लिविंग होती है, पतली भित्ति वाली होती है यानी थिन वॉल्डेड होती है, तथा सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और इनमें सेकेंडरी सेल वॉल का अभाव रहता है। इनकी कोशिकाएं आइसोडायमेट्रिक होती है, राउंडेड हो सकती है, ओवल प्रकार की हो सकती है या पॉलीगोनल प्रकार की हो सकती है। ये जो मैं 3-4 प्रकार बताएं ये किसी भी प्रकार की भी हो सकती है, परंतु होगी लिविंग और थिन वॉल्डेड होगी। और इनकी जो सेल वॉल है वो हमेशा सेलुलोज की बनी होगी और इसके अंतर्गत
जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमेशा नहीं होगी। इनकी सेल में पाए जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो काफ़ी गाढ़ा होगा यानी डेंस होगा। इसमें एक सुविकसित स्पष्ट तथा बड़ा केंद्रक पाया जाता है। कहने का मतलब क्या, ये जो सेल है इनके अंदर पाए जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा यानी सघन होगा, और इनके अंदर एक स्पष्ट विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा। इनकी सेल में वैक्यूल्स या तो बहुत छोटी होगी या फिर नहीं होगी। तो पहली बात क्या हुई, ये केंद्रक बड़ा होगा, स्पष्ट होगा और विकसित होगा। दूसरी बात क्या आई कि इनके अंदर वैक्यूल्स जो होगी वो या तो नहीं होगी और अगर होगी भी तो साइज़ में काफ़ी छोटी होगी। इनकी सेल कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है, अतः इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। तो बात पहले ही स्पष्ट होगी, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगी यानी एक दूसरे के साथ सटी हुई अवस्था में पाई जाएगी। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं पाया जाएगा। जब दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस पाया जाता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो मैंने पहले ऊपर ही बता दिया कि कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, तो जब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होने की संभावना भी नहीं होगी। इनकी सेल मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव होती है, अतः इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। अब बात आई मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है कि काफ़ी सक्रिय होगी तो इनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा कौन देना, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बॉडी सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो जब पावर हाउस की संख्या अधिक होगी तभी तो सेल कोई मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। तो स्पष्ट कर दिया कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो सर्वाधिक होती है। इनकी सेल में प्रोप्लास्टिड अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लास्टिड होते हैं वो अपनी विकास की प्रारंभिक अवस्था वाले होते हैं यानी प्रोप्लास्टिड अवस्था में होंगे। इनकी सेल में माइटोसिस की जीवन अवस्था पाई जाती है, इसी कारण इसकी सभी सेल में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो माइटोसिस की जो जीवन फेज होती है वो हमेशा विभाजनशीलता की अवस्था होती है, और इनकी सेल में हमेशा जीवन फेज ही पाई जाएगी। इस कारण से ये विभाजनशीलता की क्षमता उपस्थित रहती है। इनकी सेल से उत्पन्न कोशिकाओं को व्युत्पन्न कोशिकाएं या डिराइव्ड सेल कहते हैं, जो परमानेंट सेल्स होती है। अब बात क्या आई कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कारण जो सेल बनेगी वो डिराइव्ड सेल कहलाएगी, और जो डिराइव्ड सेल होगी उनमें विभाजनशीलता की क्षमता कतई नहीं होगी यानी नहीं होगी, एब्सेंट हो जाएगी। तो जब डिराइव्ड सेल में विभाजनशीलता की क्षमता खत्म हो जाती है तो ऐसी सेल को अपन परमानेंट सेल्स या परमानेंट सेल्स के समूह को अपन क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो हुआ टाइप ऑफ टिश्यूज़। तो टाइप ऑफ टिश्यूज़ के अंदर कौन सा, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट एंड स्पेशियल। इसमें अपने पहले शुरू किया था मेरिस्टेमेटिक, तो मैंने ये जो अभी बताए हैं वो इसके जनरल कैरेक्टर हैं, किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर किसी सेल के अंदर हो तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भिन्न भिन्न क्राइटेरिया के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, तीसरा है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, और चौथा है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को ये 4 क्राइटेरिया के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, दूसरा कौन सा, प्लेन ऑफ डिवीजन, तीसरा कौन सा, पोजीशन इन प्लांट बॉडी यानी पादप में इन प्लांट बॉडी में उसकी पोजीशन क्या है, और फिर है कार्य यानी फंक्शन के आधार पर। अब एक एक करके वापस इसको लेते हैं कि ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर इनको फिर 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर ऑन द बेस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर भी इनको आगे 3 भागों में बांटा गया है, मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड रिब मेरिस्टेम। फिर आता है बेस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, फिर इनको 3 भागों में बांटा गया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। इसमें एपिकल मेरिस्टेम को फिर अपना जब आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर 2 टॉपिक आएंगे,
पहला टॉपिक होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी उसमें होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड दूसरा टॉपिक आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम एपिकल मेरिस्टेम। वो आगे अपन जा कर के विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आता है बेस ऑफ फंक्शन। तो बेस ऑफ फंक्शन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम।